आज हम बात करेंगे न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फ्यूजन के बारे में। इसके पीडीएफ नोट्स तो आपको अगस्त माह में मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पर पोस्ट कर दिए थे, लेकिन उस समय मेरी कोविड में ड्यूटी होने के कारण मेरे पास में समय अभाव था कि मैं वीडियो लेक्चर तैयार नहीं कर पाया। अब वीडियो लेक्चर जो पीडीएफ नोट्स जो अगस्त माह में तैयार किए गए थे, उनके वीडियो लेक्चर्स तैयार करके मैं आप लोगों की एक तरीके से कह सकते हैं कि आपका रिवीजन भी हो जाएगा उससे, और रिवीजन के साथ साथ जो भी कोई आपको दिक्कत आ रही है तो उसको भी हम शेयर कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप पर मैंने अपना नंबर भी आपको दे रखा है, आप वहाँ पर मेरे से आपकी जो क्वेरीज हैं वो भी आप डिस्कस कर लें। आज जो सेकंड यूनिट है न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फ्यूजन, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर जो भी इवेंट्स हैं, कोई भी घटना होती है वो न्यूक्लियस से रिलेटेड है। तो और नाभिक के बारे में चूंकि फर्स्ट यूनिट के अंदर हम लोग पढ़ चुके हैं कि नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मेनली पार्टिकल्स हैं, और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर चारों ओर रिवॉल्व होते रहते हैं। तो न्यूक्लियस जिसके अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, यदि उनका फ्यूजन हो रहा है या फ्यूजन हो रहा है, यानी वो विखंडित हो रहे हैं या संलयनित हो रहे हैं, तो क्या नवीन घटनाएं उत्पन्न होती हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। क्योंकि नाभिक के विखंडन का जो तात्पर्य है कि कोई बड़ा न्यूक्लियस है हमारे पास में, यदि इसको हमने तो छोटे छोटे न्यूक्लियस में डिवाइड कर दिया है। इसी तरह संलयन का या फ्यूजन का जो मीनिंग है वो ये है कि दो छोटे छोटे न्यूक्लियस को मिला करके यदि कोई एक बड़ा न्यूक्लियस बना देते हैं, तो इन दोनों ही इवेंट्स के अंदर, चाहे फ्यूजन की घटना हो या फ्यूजन की घटना हो, हमेशा उच्च मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। और ऊर्जा की मुक्त हुई इस उच्च मात्रा को हम नाभिक के जो बंधन ऊर्जा कर्व है, बाइंडिंग एनर्जी कर्व है, उसके आधार पर हम समझ सकते हैं। नाभिक के विखंडन की जो खोज है वो एक्चुअल में जो आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी की जो खोज हुई थी उसके साथ जुड़ी हुई है। जैसे कि आप जानते हैं कि रेडियो एक्टिविटी का जैसे ही नाम आता है, मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी की बेटी इरेने क्यूरी ने 1934 में अपने पति फ्रेडरिक जोलियट के साथ मिलकर आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिविटी की खोज की थी, और इसके अगले साल फर्मी ने न्यूट्रॉन का भारी नाभिकों पर प्रयोग कर न्यूट्रॉन प्रेरित कृत्रिम रेडियोएक्टिविटी की खोज की। लेकिन उस समय फर्मी और उसके जो सहयोगी थे वो न्यूट्रॉन की यूरेनियम के साथ अभिक्रिया में बने उत्पादों को समझा नहीं सके थे, क्योंकि वो एकदम में उनके लिए नया इवेंट था। लेकिन 1938 में जो जर्मनी के जो दो वैज्ञानिक थे, ऑटो हॉर्न और फ्रिट्ज स्ट्रोसमैन, उन्होंने बताया कि न्यूट्रॉन की बौछार से यूरेनियम, बेरियम और क्रिप्टॉन के हल्के नाभिकों में विखंडित हो जाता है। यानी कि यूरेनियम जो है, यूरेनियम का जो बड़ा न्यूक्लियस है वो छोटे छोटे न्यूक्लियस, तो बेरियम और क्रिप्टॉन के न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाता है। तो इस कारण से जो नाभिक के विखंडन की जो खोज का श्रेय है वो ऑटो हॉर्न और स्ट्रोसमैन को दिया जाता है। अब बात करते हैं कि नाभिकीय विखंडन की जो प्रक्रिया है, इसमें जो इसकी डेफिनेशन भी है वो यही है कि नाभिकीय अभिक्रिया जिसमें एक भारी नाभिक दो हल्के नाभिकों में विखंडित होकर उच्च मात्रा में ऊर्जा को रिलीज करता है, यानी फ्री करता है, मुक्त करता है, उसको हम नाभिकीय विखंडन कहते हैं। नाभिकीय विखंडन के रूप में हम जो वेल नॉन जो हमारे पास में रिएक्शन होती है वो यूरेनियम न्यूक्लियस की होती है। यदि यूरेनियम के न्यूक्लियस के ऊपर न्यूट्रॉन जो है वो बम्बार्ड कर दिया जाता है, तो उस स्थिति में बेरियम और क्रिप्टॉन जैसे बनते हैं, जैसे आपको बताया था। अब इस अभिक्रिया में जो एनर्जी रिलीज होती है, आइए अब हम इसके ऊपर चर्चा करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर हम 92 यूरेनियम 235 यानी यूरेनियम 235 जो यूरेनियम का एक आइसोटोप है, इसके एक नाभिक से विखंडन में कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है
और उस एनर्जी को हम यदि हम Q मान लें, उसको हमने Q ले लिया है, तो इस यूरेनियम 235 पर न्यूट्रॉन का जैसे बॉम्बार्डमेंट कराया बेरिलियम 141 और क्रिप्टोन 92, और साथ में 3 और न्यूट्रॉन रिलीज होते हैं। एक न्यूट्रॉन से बॉम्बार्डमेंट कराया यूरेनियम को, और इस इक्वेशन में 3 और फर्दर न्यूट्रॉन्स हमको प्राप्त होते हैं, और साथ साथ ही हमारे पास में एनर्जी Q रिलीज होती है। अब ये जो Q एनर्जी है, इसको हम सिंपल ये कह सकते हैं कि ये जो एनर्जी होगी, इसको इनिशियल जो मास है और फाइनल मास, इन दोनों का यानी जो मास डिफरेंस है उसको AMU एटॉमिक मास यूनिट में कन्वर्ट कर दें तो हमारे पास में Q वैल्यू आ जाएगी। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि न्यूट्रॉन का जो मास है वो है हमारे पास में 1.0087। इस तरह यूरेनियम 235 का जो एटॉमिक मास है वो 235.0454 AMU। इसी तरह बेरिलियम और क्रिप्टॉन के मास भी हमको नॉन होते हैं। तो जो हमारे पास में इनिशियली जो मास हुआ, इनिशियल मास मीन्स एक न्यूट्रॉन का मास और एक यूरेनियम 235 के न्यूक्लियस का मास, दैट इक्वल्स टू द 236.0541 AMU। अब जो हमारे पास में फाइनल प्रोडक्ट किन का होगा, फाइनल प्रोडक्ट हुआ हमारे पास में बेरिलियम 141, 92 क्रिप्टॉन और 3 न्यूट्रॉन्स। तो इन सबका टोटल मास हमारे पास में कितना आ जाता है 235.8375 AMU के बराबर। तो इस केस में जो Q वैल्यू की वैल्यू आती है, यानी कि इनिशियल और फाइनल का जो डिफरेंस होगा दैट इज इक्वल टू 0.2168 AMU। और जैसा कि आप जानते हैं 1 AMU किसके बराबर होता है 931 MeV के बराबर। दिस मीन्स द एनर्जी इक्वल्स टू 931 मल्टीप्लाइड बाई 0.2168 दैट अप्रोक्सीमेट इक्वल्स टू 200 MeV। यानी कि यूरेनियम के एक नाभिक से, यानी एक ही न्यूक्लियस लिया था हमने और इस पर एक ही न्यूट्रॉन का हमने क्या किया, बम्बार्ड कराया, तो एक बम्बार्डमेंट से 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा प्राप्त होती है। अब यदि 1 किलोग्राम यूरेनियम 235 ले लें हम, 1 किलोग्राम यूरेनियम 235 लेने पर क्या होगा, 1 किलोग्राम यूरेनियम 235 में सबसे पहले हमें इसके न्यूक्लियस कितने हैं यूरेनियम 235 के, इस अमाउंट 1 किलोग्राम के अंदर, तो हमने क्या किया एवोगैड्रो नंबर से 235 ग्राम को मल्टीप्लाइड कर दिया, चूंकि किलोग्राम है तो 1000 से और मल्टीप्लाई कर दिया इसको डिवाइड करने के बाद में। तो ये अब हमारे पास में ये वैल्यूज को, चूंकि अब ये तो न्यूक्लियस की संख्या आ गई हमारे पास में 1 किलोग्राम के अंदर कितने न्यूक्लियस होंगे, और एक न्यूक्लियस से आपने देखा भी कितने 200 MeV एनर्जी रिलीज हो रही है। तो ये जो नंबर हमारे पास में आया, इस नंबर को हम क्या कर दें 200 से मल्टीप्लाई कर दें। तो 200 से मल्टीप्लाई करने पर जो हमारे पास फाइनल जो रिजल्ट आता है 1 किलोग्राम यूरेनियम 35 के विखंडन से लगभग 8.2 × 10⁻13 जूल की एनर्जी रिलीज हो रही है। और इस एनर्जी को यदि हम किलोवाट आवर्स में कन्वर्ट कर दें तो किलोवाट आवर्स में, यानी जूल को किलोवाट आवर्स में करने पर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें डिवाइड करना पड़ेगा 36 10⁻5 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 2.28 × 10⁻7 किलोवाट आवर एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, जो कि बहुत ही ज्यादा मात्रा में एनर्जी की वैल्यू है। अब हम बात करते हैं स्पॉन्टेनियस विखंडन, फ्यूजन एंड पोटेंशियल बैरियर, यानी स्वतः विखंडन और विभवरोधी का क्या होती है। देखो अभी तक हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि न्यूट्रॉन की टक्कर से भारी नाभिक क्या हो रहे हैं, विखंडित हुए, जैसा यूरेनियम के केस में हमने लिया, ठीक है। अब विखंडन होता भी क्या है, विखंडन एक्चुअल में एक भारी नाभिक का 2 हल्के नाभिकों में टूटना है। अब ये नाभिकों का टूटना न्यूट्रॉन से भी हो सकता है और अन्य किसी पार्टिकल से भी हो सकता है, एनर्जेटिक पार्टिकल से यदि हम उसको क्या कर दें, स्ट्राइक कर दें किसी न्यूक्लियस को, तो वो उससे भी टूटने की संभावना हो सकती है, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कोई न्यूक्लियस अनस्टेबल है तो वो स्वतः भी विखंडित हो जाता है, ठीक है। यानी ऐसे नाभिक जो अनस्टेबल होते हैं उन्हें विखंडित होने के लिए किसी भी प्रकार के बाह्य टारगेट की जरूरत नहीं पड़ती है, बाह्य पार्टिकल की जरूरत नहीं पड़ती। तो ऐसी जो प्रक्रिया होगी, ऐसी जो क्रिया होती है उसको हम स्वतः विखंडन कहते हैं, ठीक है। अब स्वतः विखंडन 2 तरह का होता है, एक तो होता है सिमेट्रिक और दूसरा होता है एसिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मीनिंग तो क्या है कि वो 2 समान नाभिकों में टूट जाए, ठीक है। और असममित विखंडन उसको कहेंगे कि जो उत्पाद नाभिक जो हमारे बनते हैं वो समान नहीं होते हैं। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एक भारी नाभिक जो है जिसको हम ZXA से रिप्रेजेंट कर रहे हैं,
एटॉमिक नंबर जेड और उसका मास नंबर क्या है, कैपिटल ए है। ये दो नाभिकों में विखंडित हो रहा है, A1 और X1 और X2 न्यूक्लियस में हो रहा है, और QF एनर्जी क्या कर रहा है, वो रिलीज कर रहा है। तो सममित विखंडन की शर्त के लिए क्या होना चाहिए, ये दोनों X1 और X2 क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, यानी कि A1 इक्वल्स टू A2 और दैट इक्वल्स टू A/2। इसी तरह Z1 और Z2 भी किसके बराबर होने चाहिए, दोनों समान होने चाहिए, Z/2 के बराबर होने चाहिए। ठीक है। अब जब चूंकि विखंडन की प्रक्रिया में क्या होती है, एनर्जी रिलीज हो रही है, दिस मीन्स QF की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, ग्रेटर देन होनी चाहिए। तो हमारे पास में कंडीशंस क्या आ जाती है, QF इक्वल्स टू mZA, यानी मास ऑफ इनिशियल माइनस मास ऑफ फाइनल। ठीक है, दैट शुड बी ग्रेटर देन 0 के बराबर। तो अब जो मास ऑफ ए एटम यानी इनिशियल एटम और जो हमारे पास में प्रोडक्ट न्यूक्लियाई का जो मास है, उसको मास कैलकुलेट करने के लिए जो हमारे पास में सेमी इंपिरिकल फॉर्मूला है उसको हम यूज करेंगे। ये जो सेमी इंपिरिकल फॉर्मूला जैसा कि आप देख रहे हैं, ZMH प्लस A माइनस ZMN माइनस AVA प्लस AS A⁻²/3 AC, दिस वन। यहाँ पर देखिए ये AV, AS, AC, AA और AP, ये आप लोग फर्स्ट मिनट के अंदर आप बता दिया था आपको, ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, कॉन्स्टेंट्स हैं सेमी इंपिरिकल मास फॉर्मूला में, क्योंकि अलग अलग तरह की एनर्जीज होती हैं, पेयरिंग एनर्जी होती है, कूलम्बिक एनर्जी होती है, वॉल्यूमेट्रिक एनर्जी होती है, सरफेस एनर्जी होती है, एसिमेट्रिक एनर्जी होती है, वो सारे के सारे कोफिशिएंट्स हैं। तो ये सारी वैल्यूज को अब mz और Z/2 निकालने के लिए हमको क्या करना है, Z की जगह Z/2 और A की जगह A/2 को रिप्लेस करना होगा। तो ये वैल्यूज इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करने पर हमारे पास में QF की वैल्यू क्या आ जाती है, QF दिस इक्वल्स टू माइनस AS 2⁻⁴ माइनस 1 A2/3 प्लस AC 1 माइनस 1/2⁻⁴ Z² A⁻⁴ एंड कुछ और भी हमारे पास में टर्म्स आएंगे इसके अंदर, लेकिन वो स्मॉल होने के कारण हमने क्या कर दिया, नेग्लिजिबल कर लिया। ठीक है। तो अब चूंकि हैवी न्यूक्लियस के लिए Z की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो हम ये कर सकते हैं इसके अंदर, इस इक्वेशन के अंदर, और इसको क्या कर लें, सिंप्लीफाई कर ले। सिंप्लीफाई करने पर हमारे पास में ये वैल्यू किसके बराबर आ जाती है, A⁻² माइनस 0.26 AS प्लस 0.36 AC Z²/A। अब स्वतः विखंडन के लिए क्या होना चाहिए, QF की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। दिस मीन्स इस वैल्यू को हम लोग क्या कर दें, ग्रेटर देन 0 कर दें। ग्रेटर देन 0 करने पर ये हमारे पास में फैक्टर क्या आ जाता है, Z²/A शुड बी ग्रेटर देन 0.26/0.37 AS/AC। और AS/AC जैसा मैंने बताया कि क्या है, कॉन्स्टेंट्स है और उनकी वैल्यू किसके बराबर होती है, 13 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और AC की वैल्यू 0.595 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये सारी वैल्यूज को इस इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट करने पर ये हमारे पास में कंडीशन क्या आती है, Z²/A ग्रेटर देन 15। यानी ऐसे न्यूक्लियस जिनके लिए Z²/A की वैल्यू ग्रेटर देन 15 होती है, वो न्यूक्लियस क्या हो जाते हैं, स्वतः ही विखंडित होकर के अन्य छोटे न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब स्वतः विखंडन को अवरोध करने वाली जो विभव रोधिका है उसके बारे में चर्चा करते हैं। सैद्धांतिक रूप से स्वतः विखंडन की शर्त पूरी होने के उपरांत भी इसकी कम संभावनाओं के विसंगति की व्याख्या जो होती है नाभिक के विभव रोधिका की अभिधारणा पर हम कर सकते हैं। यानी कि कोई भी न्यूक्लियस जो है उसके लिए Z²/A ग्रेटर देन 15 है, लेकिन उसका स्वतः विखंडन कंटिन्यूअसली होता रहे, ठीक है, ये होना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि Z²/A ग्रेटर देन 15 तो है, लेकिन वो नाभिक का विखंडन नहीं हो पा रहा है, उसको इनिशिएटिव नहीं मिल पा रहा। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई ऑब्स्ट्रक्शन है। तो इस ऑब्स्ट्रक्शन को हम पोटेंशियल बैरियर के द्वारा समझ सकते हैं। देखिए इस चित्र के अंदर देखिए, क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि नाभिकीय विखंडन की रिवर्स का जो प्रोसेस ले लेते हैं इसको समझने के लिए। रिवर्स का प्रोसेस क्या है कि दो हमारे पास में अलग अलग न्यूक्लियस है, ये मिलकर के एक बड़ा न्यूक्लियस बना रहे हैं, ठीक है। और चूंकि अभी हम सिंप्लिसिटी के लिए सिमेट्रिकल फ्यूजन की बात कर रहे हैं, सममित विखंडन की बात कर रहे हैं, तो हमने जो दो न्यूक्लियस क्या ले लिए, समान ले लिए, जो प्रोडक्ट न्यूक्लियस थे ये आपस में मिलकर के एक बड़ा न्यूक्लियस बनाएंगे, ठीक है। और इनका मास हमने क्या मान लिया, मास A/2 है और एटॉमिक नंबर भी इनका Z/2 मान लिया। और जो हमारे पास में इनिशियल जो टारगेट जो इनिशियल न्यूक्लियस था उसका
जो मास नंबर है वो कैपिटल ए के बराबर होगा और जो उसका एटॉमिक नंबर कैपिटल जेड के बराबर होगा। ठीक है, अब ये मान लेते हैं कि ये जो हमारे पास में दो छोटे छोटे समान नाभिक जो थे ये अनंत से एक दूसरे की ओर क्या हो रहे हैं, अग्रसर हो रहे हैं, यानी ये इधर को जा रहा है और ये इधर को इनफाइनाइट से आ रहा है। ठीक है, तो जैसे जैसे ये पास आएंगे तो इनके बीच में क्या होगा, इनके बीच में फोर्स लगेगा। ठीक है, और फोर्स लगने पर क्या होगा, इनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। क्यों हो रही है, क्योंकि ये दोनों अनंत से आ रहे हैं और अनंत से आ रहे हैं तो इनके बीच में जब सही नजदीक आते हैं तो इनके बीच में रिपल्शन फोर्स लगना चालू होगा और जब रिपल्शन फोर्स लगेगा तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, धीरे धीरे इंक्रीज होती चली जाएगी। जैसा कि स्पीकर के अंदर आप देख रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी जैसे जैसे अपन इस साइड में जा रहे हैं इनके बीच की डिस्टेंस कम होती जा रही है तो ये पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज होती जा रही है। ठीक है, और चूंकि इनफाइनाइट पर आपने ये भी देखा कि जब ये दोनों इनफाइनाइट पर थे इनके बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं था तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। ठीक है, तो जब दोनों नाभिकों के बीच की दूरी जब ये इतना पास आ जाए, जब ये दोनों इतना पास आ गए इनके बीच की डिस्टेंस किसके बराबर रहेगी, 2r डिस्टेंस के बराबर रहेगी। 2r डिस्टेंस का मतलब ये दोनों नाभिक एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अब टच कर रहे हैं, ये दोनों नाभिक एक दूसरे को अब टच कर रहे हैं, तभी इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो किसके बराबर होगी, 2r, इनकी रेडियस के डबल के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो इस स्थिति में जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। देखिए इसी पॉइंट के ऊपर ये एनर्जी कितनी होगी, मैक्सिमम होगी। लेकिन होता क्या है कि इसका कर्व का जो मैक्सिमम पार्ट है वो किस बिंदु पर है, बी बिंदु पर है, लेकिन इससे जो जगह वास्तविक मान क्या हो रहा है, बी से कम सी पर मिल रहा है। तो दोनों सममित नाभिकों के बीच कूलाम ऊर्जा में जो ये कमी आ रही है, बिंदु बी और सी के बीच में जो कमी आ रही है, ये कमी आ रही है नाभिक के बलों के लगने की वजह से, यानी बी और सी के बीच में न्यूक्लियर फोर्सेज आपस में भी तो लगेंगे तो उसकी वजह से एनर्जी कम हो जाती है। ठीक है, तो R इक्वल टू 2r दूरी पर हम यदि कूलाम ऊर्जा की बात करें तो Vc की वैल्यू किसके बराबर हो गई, kz2e2/8r के बराबर। R किसके बराबर है, नाभिक की रेडियस r0 a⁻⁴ होती है। तो चूंकि ये अभी हमारे पास में नाभिक कैसा है, छोटा वाला नाभिक है, तो R वो जो उसका एटॉमिक मास A की जगह कितना होगा, a/2 होगा। तो ये वैल्यू इसको यहाँ पर हम रख करके Vc की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं और ये वैल्यू किसके बराबर आ जाती है, Vc की वैल्यू 0.156 Z²/a⁻⁴ MeV के बराबर। ठीक है, अब जैसे ही ये नाभिक क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं। ठीक है, तो स्थितिज ऊर्जा का मान जो हमको पॉइंट सी पर मिला वो उसकी विभव रोधिका की क्या कहलाएगी, ऊंचाई कहलाएगी। अतः अभिक्रिया के स्वतः विखंडन के लिए QF का मान Vc से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। यानी जो रिलीज एनर्जी होती है न्यूक्लियर फिजन में उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, इस विभव रोधिका से ज्यादा होनी चाहिए, यानी QF माइनस Vc शुड बी ग्रेटर देन 0। तो QF की वैल्यू और Vc की वैल्यू, Vc की वैल्यू तो हमारे पास ये है और QF की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की थी सेमी इंपिरिकल मास फॉर्मूला से, वो वैल्यूज को हम क्या कर दें, ग्रेटर देन 0 कर दें और ग्रेटर देन 0 पर हमारे पास में क्या कंडीशन आ जाती है, Z²/a ग्रेटर देन 53। ठीक है, तो Z²/a ग्रेटर देन 53 जो है कूलाम विभव रोधिका की उपस्थिति में नाभिकों के स्वतः विखंडन की शर्त को बताएगा। ठीक है, लेकिन व्यवहार में एक्चुअल में होता गया कि स्वतः विखंडन का जो वास्तविक मान है वो Z²/a की वैल्यू अप्रोक्सीमेट 44 ही रहती है। यदि Z²/a का मान वास्तविक मान से काफी अधिक प्राप्त होता है तो फिर इसको हम क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग के आधार पर समझा सकते हैं, जिसको कि हम क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है, तो कल यानी कि अब जो मेरा जो नेक्स्ट वो होगा लेक्चर वो आपका लिक्विड ड्रॉप मॉडल का, जिसके द्वारा कि हम नाभिकीय विखंडन की जो घटना है उसको हम समझेंगे। थैंक यू।